आज भी तो एक जरूरी काम से आया हूँ। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है उसे ही बेचने आया हूँ। जमीन भेज दोगे? क्यों? क्या हुआ? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में अभी मैं रहता हूँ उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से एक अस्पताल बनवाया है, लेकिन उनके पास अस्पताल का सामान खरीदने के पैसे नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वह जमीन कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इच्छापुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रतन भैया। यह देखो ना रामलाल माधव, यह किसी से कम थोड़ी ना है। अस्पताल बनाने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं। ऐसे ही बातचीत करते करते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब उन तीनों ने नदी की तरफ देखा तो वह नदी बहुत तेज बह रही थी। वह नदी जो हमेशा बहुत शांत रहती थी, आज वह बहुत तेज बह रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन वहां नाव चलाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जो सोचा था वही हुआ। यहाँ पर नाव चलाने वाला कोई भी नहीं है। वैसे भी रात बहुत हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है, तो कोई भी यहाँ पर क्यों ही रहेगा। गलती तो हमारी ही है जो हम इतने लेट आए हैं। मुझे लगता है मास्टर जी, आज रात हमें बारिश में भीग कर ही गुजारनी पड़ेगी। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश अब जोर से होने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आने लगे। नदी की ओर से ठंडी हवा भी चलने लगी। रतन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था जब वह तीनों बात कर रहे थे। तभी रतन ने उनसे कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो रतन भैया? भला हमें आपकी बात बुरी क्यों लगेगी? आपने इतनी रात में हमारी सहायता की है। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी, और अभी तो नाव चलाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, ताकि तुम उसके साथ नाव से अपने घर जा सकोगे। तुम एक काम करो, वह देखो सामने ही मेरा घर है। सब लोग वहीं मेरे घर चलो। आज की रात मेरे घर ही गुजार लेना। हाँ रतन भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप इससे पहले भी तो मैं आपके घर रह चुका हूँ। क्यों रामलाल, माधव, क्या कहते हो? आज की रात हम रतन भैया के घर ही गुजारते हैं। इसके अलावा हमारे पास और तो कोई रास्ता नहीं है। रतन भैया ने आज हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रतन भैया। मास्टर जी, माधव ने बिल्कुल सही कहा। आज की रात हम रतन भैया के घर ही गुजारते हैं। सभी लोग मिलकर रतन के घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह घर के अंदर गए, घर के अंदर से एक अजीब बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोल रहा हो। रतन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू कहां से आ रही है? घर ऐसा लग रहा है मानो बहुत दिनों से इस घर में कोई अंदर नहीं आया है। असल में यह घर तो आधा समय बंद ही रहता है, क्योंकि मैं तो अपना ज्यादा समय अपनी गाड़ी पर ही बिताता हूँ। घर के कोने में एक टूटी हुई खिड़की से रोशनी आ रही थी। घर में खाने का तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो रतन भैया। इतने खराब मौसम में हमें रात बिताने के लिए यह जगह मिल गई। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो आज रात हम कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और रतन भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे रतन भैया, आप भी हमारे साथ ही सो जाओ ना। नहीं नहीं, आप लोग यहीं पर सो जाओ। मुझे बाहर थोड़ा काम भी है और मैं बाहर ही सो जाऊंगा। इतना बोलकर रतन बाहर चला गया और वह तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर सो गए। तभी गहरी रात में अचानक मास्टर की नींद खुल गई। मास्टर जी को एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा है। मास्टर शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? चोर आ गया क्या? मास्टर जल्दी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि रतन भैया घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। माधव, रामलाल, उठो, जल्दी उठो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रामलाल और माधव दोनों नींद से जाग गए। मास्टर ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे रतन भैया कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। आपने ठीक से देखा था मास्टर जी, रतन भैया सच में वहां पर था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने रतन भैया को वहीं पेड़ के नीचे देखा था। चलो बाहर चलकर देखते हैं।
वह तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है। मैंने रतन भैया को यही देखा था, वह यहीं पर कुछ कर रहे थे। देख तो रामलाल, मिट्टी के नीचे क्या है? मिट्टी को हाथ से खोदने पर रामलाल को पैसों से भारी कलश दिखाई दी। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन यह पैसे है किसके? रतन भैया भी जाने कहां चले गए। रामलाल, वह दूसरों के पैसे हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। वापसी इस गड्ढे को बूर दो, वह जैसे था उसको वैसे ही रख दो अच्छे से। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठा। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां पेड़ के ऊपर एक भयानक चेहरा बैठा था। डरो मत कैलाश, मैं रतन हूं। मैं यही देखना चाहता था कि तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव का गर्व हो। कैलाश, तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। जहां तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है और यहां इतने सारे पैसे हैं। लेकिन आपको यह क्या हुआ है? मैं 1 साल पहले मर चुका हूं। एक दिन मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। छोड़ो इस बात को, मैं मर तो चुका हूं, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था, और आज मुझे वह सच्चा इंसान मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हो। मैं थोड़ा जांच पड़ताल कर रहा था। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल का सामान लाने में इन पैसों को लगा दो। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कैलाश, यहाँ जो पैसे हैं उससे अस्पताल का सारा सामान आ जाएगा। रतन भैया, कैलाश, अब मुझे मुक्ति मिल गई। आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए रतन का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है। वह तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जहां भी जाओ वहां ईमानदारी की ही जीत होती है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना।